हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल पर। आप सभी बच्चों को पता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजीवों एवं उनका परिवेश और पार्ट नंबर है आज 2। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं पर्यानुकूलन से लेकर के हमारे आसपास पाए जाने वाली ढेर सारी चीज़ों के बारे में। जैसे आपको पता है कि बच्चों, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि पहाड़ों पर जीवन अलग होता है, मैदानों पर अलग होता है, रेगिस्तान में अलग और समुद्रों में अलग, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने जाना था कि अलग अलग प्रकार के आवास स्थल होते हैं। एक होता है स्थलीय और दूसरा जलीय। तो आवास स्थान अलग अलग हो सकता है, किसी का घर पानी में है तो किसी का घर जमीन पर। बेसिक सी लॉजिक वाली बात करते हैं अब हम लोग कि हम लोगों ने कल जाना था पिछली क्लास में अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन दैट मीन्स कि कोई जीव किसी परिस्थिति में रहने के लिए अपने शरीर को उसके हिसाब से ढाल देता है। जैसे आपने डायनासोर्स के बारे में सुना होगा, तो डायनासोर्स बेसिकली होते कैसे थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ डायनासोर्स जो थे बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बहुत कुछ कुत्ते के बराबर होते हैं। एग्जैक्टली कुछ डायनासोर कुत्ते के बराबर के साइज के भी होते हैं एंड कुछ बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल मस्त पंख लगे हुए हैं। तो ये कैसे हुआ, वो उनके आसपास के वातावरण, आई डोंट नो कि भाई आज से कई करोड़ों अरबों सालों पहले पृथ्वी कैसी थी, बट यस कि सबको पता है कि डायनासोर हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स थे दैट मीन्स कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव होगा, वहां का वातावरण थोड़ा अलग हो सकता है, जिसके कारण जीवों में ऐसी अनुकूलता आई है ना। तो समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है। अगर हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स थे यानी हम भी हैं और कभी कोई और भी हो सकता है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन पृथ्वी की परिस्थिति को अडाप्ट कर पाया। जिसने अनुकूलता धारण करी वो जिंदा बचा और जी रहा है। जिसने अनुकूलता नहीं लाई, जिसने अपने शरीर में अपने बॉडी में जो होने वाले चेंजेस है उसका विरोध किया, वो नहीं बच पाया। दैट इज बच्चों अनुकूलन। यही रीजन है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप जनरली रहते रेगिस्तान में हो, आपका घर राजस्थान में है, पर आपको बोल दिया जाओ अब से आपका जो इलाका है वो घर बार छोड़ करके निकलना है, ध्रुवों पर जाना है। ध्रुव, मैं कश्मीर जम्मू की बात नहीं कर रही हूँ, वहां तो सरवाइव कर जाओगे। मैं बात कर रही हूँ नॉर्दर्न पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की, जैसे कि साइबेरिया, ग्रीनलैंड। वहां पर आप लोगों के लिए जिंदगी बिताना बहुत टफ होगा, बहुत ज्यादा टफ। अगर आप चाहते हो वहां पर रहना, जीना, खाना, तो आपको उस परिस्थिति में अडाप्ट होना पड़ता है। अगर मान लीजिए बच्चों कि कई सालों तक आप वहां रहते हो तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगते हैं। हो सकता है क्या पता आपके शरीर पे बहुत सारे बाल उगाए, क्या पता आपका शरीर जो अभी ये स्किन दिख रही है आप सफेद दिखने लग जाओ, क्या पता आप भालू बन जाओ। मजाक कर रही हूँ, भालू तो नहीं बनोगे, बट यस कि ये सभी परिवर्तन अनुकूलन में कई सालों एक पर्टिकुलर जगह पर बिताने के बाद बॉडी में ऑटोमेटिकली उसके माहौल के हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं। हम लोग आज जानेंगे किस प्रकार से अलग अलग जो आवास स्थान है वहां के जीव कैसे अपने आप को अनुकूलित किए हैं। नंबर दूसरा, अब बात करते हैं अनुकूलन के अलावा एक छोटा सा शब्द है पर्यानुकूलन। नाम से क्लियर करो, बहुत प्यारा छोटा सा शब्द है पर्यानुकूलन। इसका मतलब होता है टेम्पररी टाइम के लिए अपने आप को अनुकूलित करना, यानी कि टेम्पररी होता है। टेम्पररी बोले तो कुछ समय या बच्चों बहुत अल्प अवधि के लिए होता है। अल्प अवधि का मतलब होता है कि लेट मी टेल यू द थिंग, आप राजस्थान के हो फिर से। अब राजस्थान वाले बंदे को मैंने बोला कि भाई देखो जाना है कश्मीर में, कश्मीर चलो फिर भी ठंडा है, हिमालय भेज देते ज़्यादा सही रहेगा ना, हिमालय भेज देते अपन। तो मैं बोल रही हूँ कि आप रहते हो कहाँ पर, राजस्थान में, और आपको भिजवा दिया जाए हिमालय, और हिमालय में होती है कड़ाके की ठंड। इसका मतलब है कि ठंडी जगहों पे, ठंडी प्लेसेस पर आपका रहना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप लोग रजाई कंबल ओढ़ करके अपनी जिंदगी वहां पर जी सकते हो। तो टेम्पररी अल्प अवधि में आपने क्या ला लिया, आप अपने शरीर को वहां के परिवेश के लिए क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। वहां का परिवेश आपने अपना लिया है। इसे कहा जाता है
पर्यानुकूलन। ये कैसा होता है, बहुत ही अल्प अवधि के लिए होता है, तो इसे कहा जाता है पर्यानुकूलन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अलग अलग आवास स्थान के अलग अलग घटकों की। घटक क्या होते हैं, जिसके कारण बच्चों हमारा पर्यावरण निर्माण करता है। जो घटक होते हैं बेटा, ये घटक ही क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक यानी कि जिनमें जीवन होता है, और जो अजैव घटक है, इसका मतलब होता है कि यह जीवन इनमें, या बच्चों आप लोग कह सकते हैं यह निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता। यह निर्जीव है लेकिन जीवन के लिए जरूरी है। चलो अब मैं दोनों का एग्जाम्पल लेती, दोनों के उदाहरण लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं बेटा, जल, सूर्य, हवा, पानी। नहीं, जीवन के लिए जरूरी है बेटा, ये सब आपकी जीवन की बेसिक आवश्यकता है, इनके बिना आप नहीं रह पाओगे। मिट्टी, चट्टान इत्यादि, ये सभी आप लोगों के अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। इनके बिना आप जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप क्या पानी के बिना रह सकते हो? नहीं, मर जाओगे। सूरज के बिना प्रकाश नहीं आएगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, कोई मतलब का नहीं। हवा, श्वास कहाँ से लोगे, बिना ऑक्सीजन के दाल नहीं गलेगी। पानी तो भाई जीवन, जल ही जीवन है वाली बात है। मिट्टी, खाना बच्चों बनना, पेड़ पौधे का उगना, इवन हमारा रहना, सब कुछ इन पर निर्भर है, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक जैसे कि हम सभी सजीव, जैसे कि जीव, पेड़ पौधे इत्यादि, सूक्ष्म जीव, जिसको जिसको लिखना है सब लिख देना। अब बात करते हैं कि भाई ये तो थे जैव घटक और दूसरे थे अजैव घटक। अब बात करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में पाए जाने वाले कुछ अलग अलग अनुकूलनों के बारे में। उसके पहले आपने देखा होगा पेड़ पौधों के बच्चों, चट्टानें, मिट्टी, सूर्य, जल, ये सभी अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अब जो यहाँ पर सुनहरा सा आप मौसम देख रहे हो, मस्त यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा माहौल है, पहाड़ है, खेत वेत है, ये खेत है सारे, है ना, ये खेत है, पेड़ पौधे है, बादल है, ये सब क्या है, ये सब एक जगह के जैव और अजैव घटकों का सम्मेलन बताता है। पेड़ पौधे जैविक घटक है, जो घर है वो बच्चों अजैविक घटक है, उसमें रहने वाले लोग जैविक है, और ये बादल अजैविक घटक है लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये सभी के सभी चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन जीना चाहता है तो आप लोग अजैविक घटकों पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग स्थलीय आवासों के बारे में। अब ये स्थलीय आवास, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ मरुस्थल। मरुस्थल स्थल है, हम लोगों ने पढ़ा है कि मरुस्थल जो होता है एक स्थल है। स्थल यानी कि यहाँ पर जीवन रहता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा रेतीला होता है और गर्म होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे पर्वतीय इलाके, ये होते हैं ठंडे और हल्के से कैसे होते बेटा, पहाड़ी इलाके। पहाड़ी होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। पेड़ पौधे या जंगलों वाले इलाके। तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं जिसका नाम है घास स्थल।
घास स्थल ये वो स्थल है जहाँ पर बेटा क्या होती है, मैदानी क्षेत्रों में घास क्षेत्र होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ये घास क्षेत्रों में भी जीवन है, आपको बता चुकी हूँ मैं। ये 3 हम लोग आज कवर करने वाले हैं हमारी क्लास में। शुरुआत करते हैं मरुस्थलों से। मरुस्थल कैसे होते हैं, वहाँ के जीवों में अनुकूलन कैसे आया। सबसे पहले ये एक बड़ा अजीबोगरीब चित्र आप लोग देख रहे हो, तो मैं बात कर रही हूँ मरुस्थलों की। मरुस्थल में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आप नीचे जरा बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक 2 लेयर है ना, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। 2 लेयर है यहाँ पर। सबसे ऊपरी लेयर है ये वाली, और इसके बेटा ये नीचे है। तो ऊपर बैठा आप लोग बहुत सारे अलग अलग जानवर देख रहे हो, लेकिन नीचे क्या होता है जरा देखो, कितने सारे होल है। ये बिल है, ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे बिल है। ये देखो, ये देखो चूहा दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा, ये देखो चूहा यहाँ पर भी है। देखो 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 चूहा है ना, ये देखो चूहे है, सांप है, बहुत सारे अलग अलग जानवर है। ये सारे कहाँ पर है बच्चा, ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये सभी जमीन में है। ये देखो, इनको देखो, है ना, बहुत सारे जानवर जो है वो जमीन के अंदर बिल बना करके रह रहे हैं। दैट मीन्स कि समुद्रों में जो जीव होते हैं वो मरुस्थलों में जो जीव होते हैं, तो जीवों के द्वारा, है ना, क्या कर लिया जाता है, रेत में ये बिल बनाकर रहते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि गर्मी से बच सके। ऑब्वियस सी बात है कि रेत गर्म होती है, ऊपर की जमीन गर्म होती है, लेकिन गहराई में तो रेत ठंडी होगी। तो भाई गहराई में क्या करते हैं, दिन के समय ये मस्त बिल बना करके रहते ताकि गर्मी से बचा जा सके। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा, रेत में होते हैं बेटा, रेगिस्तान में ऊंट। ऊंटों के पैर गद्दीदार होते हैं, पीछे कुबड़ निकली होती है। कुबड़ बताती है कि वहां पर जब पानी वो लोग पीते हैं बेटा, तो कुबड़ में पानी कई कई दिनों तक स्टोर होता है, और वह पानी कम से कम एक ऊंट के द्वारा 50 दिनों तक के स्टोर करके रखा जा सकता है, और वो यूज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब बच्चों बात करते हैं वहां पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में। अब यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपने स्वरूप को, मान लीजिए कि ये मेरे पास में पेड़ पौधे हैं वहां के, तो ये पेड़ पौधे कुछ इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। इनकी जड़ें पहली बात बहुत लंबी होती है, जमीन में काफी गहराई तक इनकी जड़ें होती है, बहुत गहराई तक होती है जड़ें, बहुत बहुत लंबी गहरी। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है यार कि भाई गहरी जड़ें नहीं होगी तो पानी कहाँ से लाएंगे, पानी भी तो चाहिए इनको, पानी है नहीं इनके पास में, पानी की कमी है, तो बहुत गहराई में इनकी जड़ें होती है। और जो भी तना होता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है, तना के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बेटा इनमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पत्तियां होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कांटों के रूप में। तो इस प्रकार से कैक्टस, नागफनी, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें ढेर सारे कांटे होते हैं। तो कटीले वृक्ष जो होते हैं यहीं पर पाए जाते हैं, कांटे से भरा। तो कांटे से भरा हुआ जो वृक्ष होता है वो इधर ही होता है। तो जो आप लोग ये कांटे देख रहे हो, तो कांटा जो है वो कुछ और नहीं है, पत्तियां जो है वो रूपांतरित कर लेती है बेटा। पत्तियां जो होती है वो कांटों के रूप में बदल जाती है, वो कांटों के रूप में अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। और इसी कारण बस हमारे पास में जो पत्तियां है वह क्यों ऐसा करती है बेटा, ताकि वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सके। क्या किया जा सकता है बेटा, वाष्पोत्सर्जन, है ना। सिर्फ सिंपल सा रीजन है पत्तियों के कांटे बनने का, ताकि जो भी वाष्पोत्सर्जन है वो इसमें रोका जा सके। अब बारी आती है अगले स्थल की, जो कि है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों इस तरीके के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। जो पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं,
पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और ऊंचे होने के साथ साथ ये पेड़ बहुत फैले हुए, देखो इस तरीके से फैले होते हैं त्रिकोण आकार में, इनका त्रिकोण आकार, और यहाँ पर ढेर सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है। तो पहली बात, यहाँ पर जो जलवायु होती है काफ़ी ठंडी होती है और ठंडी जलवायु के कारण यहाँ का इलाका बड़ा ठंडा होता है। दूसरी चीज़, पेड़ पौधे त्रिकोण आकार के होते हैं ताकि अगर मान लीजिए कभी बर्फबारी हुई, मान लो बर्फ गिरा, तो बर्फबारी होने पर क्या होता है, इनके त्रिकोण जो क्षेत्र होते हैं ये वाले, इनसे बर्फ फिसल जाती है, बर्फ फिसल करके नीचे की ओर गिर जाती है। फिर बात करते हैं वहां रहने वाले जीवों के। जितने भी जीव है सभी में एक बात नोटिस करो, सब पे बड़े बड़े बाल है, जैसे कि तेंदुआ, ये है बकरी और ये है याक। ये तीनों ही जानवर बर्फीले क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में बहुत पाए जाते हैं। ये सभी जानवरों के ऊपर पाई जाती है मोटी वसा की परतें। मोटी वसा की जो परतें होती है वह यूज करी जाती है किस चीज के लिए, यह प्रयोग में लाई जाती है ताकि कोई भी जानवर अपने आप को ठंड से बचा सके। सिंपल, जितना मोटा होगा भाई चर्बी रहेगी तो चर्बी के कारण बहुत गर्मी हो जाती है। आपको बस ऐसे क्या करना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, आपके जो शरीर है उसमें आपस में घस करके आपको बहुत सारी ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बदलना है और इस प्रकार से ऊष्मा आपके शरीर के आसपास उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार ही अपने शरीर को गर्म रखते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग घास स्थल की। आप लोग देख सकते हो घास स्थल के सबसे मशहूर प्राणी शेर को। शेर, बाघ लोगों का फेवरेट प्लेस होता है और हिरण भी यहीं रहते हैं। तो हिरण आपको पता है यह जनरली शेर का शिकार है। शेर जो अपना शिकार करता है वह हिरण को ही खाता है। और बेसिक सा लॉजिक यहाँ पर ये है कि बच्चों घास के क्षेत्र में जनरली इनको छुपने के लिए कैसी होती है बेटा, सुविधा होती है। इनके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भागने में हेल्प करता है इनको। और शेर जो होता है इसका बच्चा नाक बड़े सेंसिटिव होते हैं, एकदम दूर से सूंघ लेता है और इनकी आंखें जो होती है बहुत पैनी होती है, पैनी निगाहें होती है, इनको हल्की सी आहट सुनाई दे देती है इनके कानों से। यानी कि ये उस परिस्थितियों में रहने के लिए कैसे हो चुके हैं, अनुकूल हो चुके हैं। क्लियर? यस। अब बच्चों यहां पर आप 3 चीजें लिख सकते हो। 3 चीजें आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों का होमवर्क आपको लिख करके लेकर आना है पॉइंट्स की मरुस्थलीय घास स्थल और पर्वत की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है, रुकिए 1 मिनट। ये आप सभी बच्चों का होमवर्क है। आप सभी को इस होमवर्क को करके लेकर आना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच बच्चों।